तो दोस्तों आज हम लोग 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें मैं बता दूं ताकि आपको प्रॉपर ढंग से पूरा लेक्चर समझ में आए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लेक्चर तो वही है, जब रिवीजन करना होगा तो लेक्चर प्ले कर लूंगा या स्पीड उसकी बढ़ा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा। बहुत गलत तरीका है ये रिवीजन करने का। आपका नोट्स अगर बना रहेगा तो रिवीजन करते समय टाइम कम लगेगा आपका रिवीजन में, नहीं तो अगर आप पूरा लेक्चर देखने बैठोगे तो उसमें रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर यही है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छी राइटिंग में बनाएं। ऐसे नहीं खींच-खाच के लिखते चले गए, कुछ भी बाद में देख रहे हैं तो खुद ही नहीं पता चल रहा है क्या लिखे हुए हैं। तो आराम आराम से अगर लिखने में लगे कि हाँ वीडियो तेज चल रही है तो स्क्रीन को पोस्ट कर दें और पहले लिख लें और फिर आगे प्ले करके फिर वीडियो को आगे देखें इस तरीके से, क्योंकि ये तो आपके हाथ में, आप चाहें तो आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे होंगे 11th क्लास के, तो वो चाहे तो वो भी इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से सिखाऊंगा कि अगर 11th का कोई पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, कोई टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा तो उसके फार्मूले जरूरत पड़ी तो उसका डेरिवेशन भी मैं साइड में सिखा दूंगा। पर अगर कोई बच्चा 12th का है और उसका 11th अच्छे से रेडी नहीं है तो वो भी आराम से सीख सकता है, क्योंकि 11th का जो भी टॉपिक आएगा, अभी भी मैंने बताया 11th का बीच में जो भी टॉपिक आएगा, जो भी फार्मूला आएगा वो मैं साथ में लिखता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही बात आपको याद रखनी है कि आप उस फार्मूले के बहुत गहराई में मत चले जाओ। आपको अभी के लिए वो फार्मूला याद रखना रहेगा, क्योंकि आपने 11th में अगर कोई लापरवाही की है तभी आपका तैयार नहीं होगा। तो अभी आप वो फार्मूला रेडी रखिएगा और जब आपको टाइम मिलेगा तब आराम से 11th के भी टॉपिक मन करेगा पढ़ लीजिएगा। और अगर आप केवल 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल 12th के स्टूडेंट हैं, आपको केवल बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं आईआईटी के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस समय अपनी आंख बंद कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। या बेटर यही है कि सीखने में क्या जाता है यार, सब सीखो। मैं तो यही कहूंगा कि आप सब सीखें, क्योंकि याद रखिए यार, अगर कोई छोटा काम करने से पहले कोई बड़ा काम कर लो ना तो छोटा वाला और छोटा लगने लगता है। तो अगर आप आईआईटी के क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते रहोगे ना तो बोर्ड का क्वेश्चन बहुत छोटा सा लगेगा, आपको मामूली सा लगेगा और डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर कभी भी कोई डाउट आए तो चैट बॉक्स में आप लिखते जाइए, चैट बॉक्स में मैं उसका जवाब देता रहूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक मैं पढ़ाऊं और उस समय आपको समझ में ना आए तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हो, वापस से बैक करके, और पूरा फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा आराम से। और अगर तब भी नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया उसका फोटो खींचो और उसकी फोटो भेज दो मेरे पास, उसको सॉल्व करके मैं भेज दूंगा या अगले लेक्चर में उसे इन्वॉल्व कर दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पर नोट्स अच्छा रेडी होना चाहिए दोस्त, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये तो रहा फिलॉसफी पार्ट। आप ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसे भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइव चैट चला ना, उसमें आप बता सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन मैं साथ साथ बताता रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा, सब आने लगेगा अच्छे से। अगर आपका 11th नहीं रेडी है तो आप भूल जाओ, 11th समझ लो अब कुछ दिन के लिए भूल ही जाओ। अब तो आप केवल 12th पे फोकस करो, जो भी 11th का टॉपिक आएगा बीच में वो मैं सिखाऊंगा जरूर, निश्चिंत रहें। और कुछ बच्चों को, अब देखो यार, जब 11th का टॉपिक सिखाऊंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा कि वीडियो स्लो चल रही है, तो वो चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर लगेगा कि हाँ ये मेरे को पहले से आता है तो स्पीड बढ़ा लो भाई, तो आपका तेजी से कवर होता चला जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका। ठीक है ना, तो सबके लिए सुटेबल रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताते रहिए, उसका भी उपाय मैं करता रहूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन। अच्छा, अवकलन के सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम सिद्धांत। तो आपने 11th क्लास में लिमिट सीखा होगा, जिसने सीखा उसके लिए बढ़िया, जिसने नहीं सीखा उसके लिए भी मैंने उपाय बना रखा, उसको भी बहुत आसानी समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले सबसे छोटी सी बात मैं सिखा दूं जो 9th क्लास में सीखते हैं, ग्राफ। बहुत बेसिक सा फंडा है, ये आप नोट डाल के यहीं से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाना आता हो और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं पहले समझा देना चाहता हूं ताकि आपसे ग्राफ बनने लगे और फिर उसके बाद चैप्टर में एंटर करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसलिए पहले सिखाई देता हूं मैं ना। मैंने कहा था सिखाऊंगा पहले, कोई भी टॉपिक आए जरूरत पड़े तो सिखाऊंगा, तो सिखा दे रहा हूं पहले। देखो ध्यान से, जैसे मैं बोलूं कोई आपको एक फंक्शन दे दिया गया y = x², ऐसा मान लो कोई एक फंक्शन दे दिया गया आपको। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखा मिले आपको, ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है f(x) = x²। मतलब हम कहने का मतलब मेरे ये था कि चाहे y बोलो चाहे f(x) बोलो, दोनों एक ही बात है, y = f(x), ये एक ही बात है। ठीक है दोस्त, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दे दे और अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे क्या करो, बॉक्स बनाओ। ठीक है, और यहां पे आप लिख दो क्या, x, और यहां पे लिख दो y। अब x की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी इसमें रखते चले जाओ, एक बार 0 रख लो, एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, एक बार -1 रख लो, ऐसे रखते चले जाओ, और जो y की वैल्यू आए उसमें फिल करते जाओ। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे x की वैल्यू पहले 0 रख देता हूं। तो जब मैंने 0 रखा, सोच के बताओ,
अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो y बराबर कितना मिलेगा, 0 का स्क्वायर बोले तो 0, ठीक है ना। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y बराबर मिलेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, भाई 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहता है, तो ये 1 मिलेगा। अगर 2 रखूं तो y बराबर कितना मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखूं, x की वैल्यू मैं 2 रख दूं यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे हम लोग। अच्छा एक बार -1 भी रख दूं, अगर इसकी वैल्यू रख दूं -1, तो यहाँ पे जब -1 रखूंगा, ध्यान समझो अगर इस बात को, तो बोल सकते हो आप y इक्वल टू आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये तो आएगा -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाइड -1, और -1 गुणे -1, 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +1। मतलब यहाँ पे -1 रखने पे भी क्या आने वाला है आंसर, +1 आने वाला है। मालूम रहा होगा बहुत बच्चों को, ठीक है, थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ एक बार ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। फिर अगली बार कर लेते हैं, अगर मैं क्या कर दूं, इसकी वैल्यू -2 रखूं, तो जब -2 रखूंगा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर के 2 बार लगाए तो 2 बार लगा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 बार लगाए फिर से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तरीका वही है, -2 गुणे -2 कर लो आप, है ना, -2 इंटू -2 कर लो, तो यहाँ से पता चल गया ये फिर से क्या आ जाएगा, -2 पे भी +4 आएगा। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को लेके मैं ग्राफ बनाऊं तो आपने बचपन में देखा होगा, इसे बोलते हैं x एक्सिस और इसे बोलते हैं y एक्सिस। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये ओरिजिन है 0,0, 0,0 ना, x वाला आगे होता है 0 और y वाला पीछे होता है 0, है ना। तो अगर मैं पहला पॉइंट ढूंढूं 0,0 तो वो यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट ढूंढूं x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, मतलब 1,1 दूसरा पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ चले आओ और y की वैल्यू 1 यहाँ चले आओ, तो 1,1 बनेगा ये, ठीक है दोस्त, ये यहाँ पॉइंट कहीं आएगा, ये हमारा क्या है 1,1। ऐसे ढूंढते हैं 2,4, मतलब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, कहां मिलेगा देखते हैं, x की वैल्यू ये 1 गई, यहाँ पहुंचेंगे 2 पे गए, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 4, मतलब ग्राफ यहाँ कहीं जाएगा इस पॉइंट पे, मतलब ग्राफ यहाँ 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 पे होके जाना चाहिए। सेम टू सेम ऐसे इधर मिलेगा -1, 1 बोले तो x की वैल्यू 1 -1 तो y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1 पीछे चलो तो y की वैल्यू +1, मतलब पॉइंट कहां मिलने वाला, यहां मिलने वाला, यहां से ग्राफ होके जाना चाहिए, मतलब हुआ, समझ लो। ये सारे पॉइंट कहां से मिले हैं, ये सारे पॉइंट हमें इस ग्राफ से मिले हैं, तो हमने सारे पॉइंट ढूंढे, 0,0 ढूंढा, 1,1 ढूंढा, 2,4 ढूंढा, -1, ढूंढा, ये ढूंढ लिया। अब अगला क्या ढूंढेंगे, -2, +4, तो -2 यहां कहीं होगा और +4 कहां है, यहां तो है ये +4 ऊपर, तो ये पॉइंट यहां मिलेगा। इसका मतलब ये सारे पॉइंट इस ग्राफ से मिले हैं, मतलब इस ग्राफ पे होने चाहिए, मतलब ये जो ग्राफ हमारा है इन सारे पॉइंट से होके जाना चाहिए। तो अगर इनको सबको मिला दूं तो हमारा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को मालूम रहा होगा ये ग्राफ किसका हो गया, y = x² का ग्राफ हो गया। मतलब ऐसा कोई भी अगर फंक्शन दे दिया जाए तो उस फंक्शन का ग्राफ तो होगा ही होगा, है ना। तो बेसिकली आप क्या करो, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसे कॉपी करो, मैं मिटाऊंगा दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे ना। जैसे बोल रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाए, नोट्स बनाने में लापरवाही ना करें। मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक तो बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा कोई ग्राफ बनाने के लिए आ जाएगा तो हम बनाने में सक्षम है। इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। तो चलो ठीक है दोस्त, हमें बेसिक तरीके से ग्राफ बनाना आ गया। तो जरूरी नहीं है कि x² ही रहे, x² की जगह पे e की पावर x, a की पावर x, sin x, cos x, tan x, sin इनवर्स x, कोई सा भी फंक्शन हो, x² + 1 या x² + 2 कुछ भी करके आ जाए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो किसी भी चीज का अगर ग्राफ बनाना है तो बनाने का तरीका तो हमें समझ में आ गया कैसे बनाना है ना। बस ऐसे ही x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलेगी और पॉइंट ढूंढ के मिला देंगे, ग्राफ रेडी है। ये 9 का तरीका, बेसिक तरीका है। वैसे तो ग्राफ के ऊपर मैं पूरा एक ढंग का लेक्चर बनाऊंगा जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, किसी भी वैरायटी का ग्राफ बनाना आप आ जाएगा आपको, है ना। पर एक ये बेसिक तरीका है, इससे भी आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी, बनेगा सारा ग्राफ। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कोई सा भी अगर हमको क्या दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए y = f(x), अब इस f(x) यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे भी हमने x² रखा था, उसके जगह पे कुछ भी हो भाई साहब, चाहे जो फंक्शन दे दे आपको फर्क नहीं पड़ता, sin x, cos x, tan x कुछ भी दे दे, तो उसका कोई ना कोई तो ग्राफ बनेगा। तो अगर कोई ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ का स्लोप किसी पॉइंट पे, जैसे मैं बोलूं ये ग्राफ है, ये कोई अपना फंक्शन है और फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन जा रहा है, मान लो ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, और मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है दोस्त, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कैसा होगा, कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ y = f(x) बोला है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं, अपने मन से इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस ग्राफ के
किसी बिंदु पे, मान लो ये पॉइंट 1 हो गया, इस बिंदु पे अगर मैं क्या कर दूं, एक स्पर्श रेखा, बोले तो टेंजेंट, स्पर्श रेखा समझते हो ना, छू कर जाने वाली लाइन, उस पॉइंट को छू के जाने वाली लाइन अगर हम खींच दें, टच करके निकलने वाली लाइन अगर हम खींच दें, तो ये क्या कहलाता है, इसका टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये टेंजेंट लाइन कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाता है। चाहो तो आप लिख लो टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा बन रही है ना, ये जो x अक्ष से एंगल बनाती है, x अक्ष से पॉजिटिव एक्स अक्ष, देखो इधर क्या होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस होता है और इधर क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है ना, इतना तो मालूम होगा, इधर जाओ तो प्लस, इधर जाओ तो माइनस, ऊपर जाओ प्लस, नीचे जाओ माइनस, ये सबको पता होता है। तो ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है ना, ये थीटा, इस थीटा का अगर मैं tan ले लूं तो बोले तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहां पे जो एंगल बनाओ, अगर हम किसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लें, ज्ञात कर लें अगर इस कोण को, और इसका tan ले लें, तो ये tan ही क्या कहलाता है, यम। याद होगा, यम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप, हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या हो जाएगा, इस रेखा का ढाल निकल आएगा, इस रेखा का स्लोप निकल आएगा, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी, है ना। 10वीं क्लास में सीखा था प्रवणता, है ना, तो लाइन की प्रवणता निकालना सीखा था। तो वैसे ही आज हमको फिर से डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक सिंपल से लैंग्वेज में आप एक लाइन लिख लो। डिफरेंशिएशन मतलब किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल का tan क्या कहलाता है, उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू देता है। एक लाइन ये लिख लो, ये पूरी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे से बता रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी लाइन में ये लिख लो, या अथवा करके दूसरा इसका डिफिनेशन लिख लो कि उस ग्राफ का किसी बिंदु पे स्लोप क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन अवकलन कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में हमको समझ में आ गया। अच्छा, तो फाइनली हमको एक बात समझ में आएगी कि अवकलन का मतलब क्या होता है, ग्राफ का किसी बिंदु पे स्लोप, ग्राफ का किसी बिंदु पे स्लोप उसका अवकलन देता है, उसका डिफरेंशिएशन देता है। ठीक है, तो इसको एक और लैंग्वेज में हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उसे हम लिखेंगे किसे, dy बाई dx। बेसिकली जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे स्लोप निकालना, तो अगर आपको याद होगा तो आप ये फार्मूला पढ़ते थे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। याद आया कुछ? ये 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था स्लोप निकालने का फार्मूला, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। जब आपको दो पॉइंट दिया हो, कैसे, ऐसे, एक पॉइंट यहां पे दे दूं x1 कामा y1 और एक पॉइंट यहां पे दे दूं x2 कामा y2, तो अगर इसका स्लोप निकालना होता था तो आप लिखते थे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है। बहुत सारी बातें आप पहले से जानते होंगे, पर थोड़ी देर आप अच्छे से नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिए। जब नोट्स बन जाएगा तो आप दूसरे को भी अच्छे से समझा पाएंगे। आप अकेले सीखें तो ऐसा सीखने से क्या मतलब है, आप ऐसा सीखो कि आप और किसी को सिखा भी सको, तो वो बेटर नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि आपको फिर छोटी छोटी बात भी मालूम रहेगी, दूसरे को समझाते समय हर छोटी बात पे ध्यान देना होता है ना, तो आपको मालूम रहेगा। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 10वीं में सीखा था इसका स्लोप निकालना, तो इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो यार जब हम 10वीं में स्लोप निकालते थे ना, तो हमको दो पॉइंट अलग अलग दिया रहता था, लेकिन अब जब स्लोप निकालना है ना, इसमें डिफरेंशिएशन में स्लोप निकालना है, वो स्लोप है किसी कर्व के किसी एक पॉइंट का स्लोप निकालना है। मतलब हमें सिर्फ एक बिंदु दिया गया है, और जब उस एक बिंदु पे स्लोप निकालते हैं ना, तो उसे किससे लिखते हैं, dy बाई dx से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अभी दो बिंदु से, तो इसे डी ना लिख के क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी ये बात भी और अच्छे समझ में आएगी, बस थोड़ी सी और आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो अभी तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे क्योंकि हमने दो बिंदुओं के लिए लिखा हुआ है। अब हम इस कर्व के लिए, इस ग्राफ के लिए अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस बात को समझना है। ठीक है, ये डायग्राम बना लो अच्छे से, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और ये सब कुछ लिख लो। और जो मैंने एक लाइन बोली ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, किसी कर्व के किसी बिंदु पे स्लोप, ठीक है, ढाल, उसका डिफरेंशिएशन देता है, उसका अवकलन देता है। ये लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और फिर अब हम प्रॉपर ढंग से आएंगे इस टॉपिक पे। अब हम लोग आ गए हैं, जो बेसिक बातें थी वो मैंने सिखा दी अलग से आपको। अब हम केवल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है उसको डेरिवेट कहां से आता है, कैसे आता है, वो समझने के लिए ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, याद तो कर लोगे आप फार्मूला, लेकिन उसको पहले समझ भी लेते हैं। तो जैसे मान लो ये क्या है, पॉइंट है यहाँ पे, और यहीं पे आपको स्लोप निकालना है, मतलब यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसका स्लोप निकालना है, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में। तो करेंगे कैसे यार, हम तो अभी तक जो सीखे हैं वो हम तभी इसका स्लोप निकाल सकते हैं जब हमको दो बिंदु दिया गया हो। अब ये जगह कौन सी है पता नहीं है, तो मैंने क्या किया,
मान लिया कि ये जो जगह है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है, ठीक है। और ये फलन कौन सा है, ये फलन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन है, ठीक है दोस्त, ये y इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन है। तो अगर सोचो, अगर मैं यहां पे रख दूं x की जगह पे a, अगर मैं x की जगह पे a रख दूं तो क्या बन जाएगा, मतलब अगर मैं x की वैल्यू a रख दूं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, f a बन जाएगी। वैसे ही मैं अगर x की जगह पे x ही रहने दूं, क्योंकि यहां से तक की दूरी हमने क्या मानी, x मानी, तो x की जगह पे x ही रख दिया मैंने, तो y बराबर क्या मिलेगा, मतलब अगर मैं x की वैल्यू x ही रहने दूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्त, fx मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत आराम समझते जाइएगा। ओहो, मतलब अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक की दूरी x है, तो अगर y अक्ष पे चले जाएं तो कितनी दूरी हम चले गए होंगे, ये दूरी x है तो ये क्या दूरी, fx है, समझ में आया ना, हाँ, तो ये दूरी हो गई fx। देख लो यहाँ पे सारी बातें मैंने आराम समझाई, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये दूरी x है, तो जब हम ये मतलब ये हुआ कि अगर मैं x पे जाऊं, ग्राफ को टच करूं, तो y पे ग्राफ कहां को टच करेगा, y एक्सिस पे कहां टच करेगा, fx पे टच करेगा, ये मैटर हुआ इसका। अब समझो, तो हमको ये बिंदु तो हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, ये बिंदु, ये हमें मिल गया x, fx, क्योंकि अगर किसी बिंदु को लिखना होता है तो हम x, y लिखते हैं, तो x तो हमारा x ही है, लेकिन y क्या हो गया हमारा, y हो गया हमारा fx, तो वही लिखा है मैंने x, fx या x, y, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। तो ये हमें पहला बिंदु मिल गया, एक बिंदु तो हमें मिल गया, एक और बिंदु मिल जाए तो हम जानते हैं y2 - y1 अपान x2 - x1 स्लोप निकल आएगा, आराम से ढाल निकल आएगा। तो वो दूसरा बिंदु कैसे मिलेगा, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, h दूरी पे जाते हैं। मैंने एक छोटी सी दूरी h पे गया, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी दूरी h पे गया, यहीं से जहां तक आए वहीं से h दूरी पे और बढ़ गए आगे, तो h पे बढ़ गए, तो अब बताओ यहां तक की दूरी क्या हो गई, पहले से x थी, ये h और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई, x प्लस h हो गई, समझते जाना, ये दूरी हो गई x प्लस h। तो अगर अब x प्लस h यहां पे पुट करोगे, कहने का मतलब अब मैं अगर बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं आपसे कि x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दी, x प्लस h पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू अब आपको क्या मिलेगी, अगर x की वैल्यू आप x प्लस h पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, यहां पे डाल दो x प्लस h, तो y मिलेगा f x प्लस h, ये मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये इधर मिल गया हमको, यहाँ पे ये पॉइंट, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, f x प्लस h, तो हमें ये पॉइंट फिर से मिल गया। ये पॉइंट क्या है दोस्त, सोच के बताओ, ये पॉइंट हमारा x पे है x प्लस h और y में f x प्लस h, x प्लस h कॉमा f x प्लस h, ध्यान सुनते जाओ, लापरवाही नहीं, नोट्स बनना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। ओके, तो हमें दो पॉइंट मिल गए। अब अगर इन दो पॉइंट्स मिल चुके हैं और हमें इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकालना हो, ऐसे इस लाइन का स्लोप निकालना हो, जो मैंने उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींची है, अगर इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो सोच तो रहोगे यार ये तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो यहां से टेंजेंट जो जा रहा है उसका निकालना था, तो रुको ना, अभी उसका भी जुगाड़ लगाते हैं, पहले दो से तो निकाल लो, करता हूं मैं। तो अगर मैं इसका स्लोप लिखूं, स्लोप बोले तो, क्योंकि दो बिंदु है ना, तो मैंने कहा अभी इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो कैसे लिखोगे डेल्टा y बाई डेल्टा x, सोच के बताओ ध्यान से। एक्चुअल में ये एंगल का tan निकालने जा रहे हो आप, अब अभी के लिए तो ये एंगल का tan थीटा निकालने जा रहे हो आप, तो आप निकालने जा रहे हो tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये एंगल निकालना है तो बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये लाइन और इसी के पैरेलल में बोले तो समांतर, जो ये लाइन है ना, इसी के समांतर मैंने ये लाइन खींची, दिख रही है लाइन, हाँ दिख रही है, और इसको एक लाइन काटते हुए जा रही है, तो हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, सेम एंगल पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में पर में पढ़ी थी, वहां पे था, ये थीटा तो ये भी थीटा, चलो ठीक है, ये थीटा, तो अगर मैं इसका tan लिखने जाऊं तो tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, त्रिकोणमिति पढ़ाई जा रही। अच्छा एक बात और बोल दूं मैं, जैसे कुछ बच्चे होंगे अभी त्रिकोणमिति का जबरदस्त फार्मूला आने वाला है आगे, है ना, हालांकि वहां पे फिर से मैं बोलूंगा ये बात, लेकिन अभी फिर से बोल दे रहा हूं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो आपको बिल्कुल नहीं आती अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाओ, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले एक साथ हैं, वो सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर लो और आगे काम आएगा, और अगर आता है तो माशाल्लाह बधाई हो, सारी बातें सीखनी है, मैं वो भी ध्यान दे रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए, और जिसको पहले से आता है उसके लिए तो बढ़िया ही है यार। अब देखो यार, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम जानते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये दूरी,
अब सोच के बताओ, अगर ये दूरी निकालनी हो, यहां से यहां तक की दूरी परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल में यह है क्या, वाई अक्ष पे चली गई दूरी है ना, वाई अक्ष पे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, इसे ही तो बोल रहा हूं मैं डेल्टा वाई, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वाई अक्ष पे है। और अगर मैं बेस निकालना हो तो ये एक्स अक्ष पे है, देखो ध्यान से, ये दूरी निकल आए तो ये दूरी निकल आएगी, तो ये एक्स अक्ष पे ना, इसीलिए तो मैं इसे बोल रहा हूं क्या, डेल्टा एक्स। आप समझ में आया ना इसे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सा गैप है, बड़े से गैप को डेल्टा से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब और आगे समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर निकल आए तो एक्चुअल में हमारा tan थीटा निकल आएगा, और tan थीटा निकल आएगा मतलब क्या निकल आएगा, स्लोप, स्लोप जिसे आप यम कहते हो, है ना, निकल आएगा। चलो लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 इसे बोल दो, ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब f(x + h) f(x + h) माइनस fx। देख लो यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी जो फार्मूला लिखा था मैंने वही फार्मूला देख लो, अभी लिखे होगे आप, तो वही फार्मूला पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 क्या है, अगर ये था अपना x1 y1 और x2 y2 था, तो x2 ये है अपना, x1 ये है, तो x प्लस h माइनस x हो जाएगा। x2 क्या अपना x प्लस h है और x1 क्या है, x है। इसी को थोड़ा और ढंग से लिखें तो एक्चुअल में हमारा क्या निकला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या निकल के आ गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा एच। बट ये अभी बड़े से अंतराल के लिए, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ी बुद्धि का यूज करते हैं। अगर कुछ मैं ऐसे बोल दूं कि ये पॉइंट अपना P है और ये पॉइंट अपना Q है, और मैं बोलूं ये पॉइंट P धीरे धीरे खिसकते 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 P पे आ जाए, तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, अभी ऐसे, और ये पॉइंट अगर खिसकते किसी तरीके से P पे आ जाए तो दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे तो इसका मतलब ये जो लाइन है सिर्फ यहीं से टच करके जा रही होगी। समझो ध्यान से कि अगर ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे बना रहा हूं मैं छोटा सा, अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ और यहाँ से होके जा रहा है, और मैं बोलूं ये पॉइंट खिसक के अपने आप यहाँ चला है कुछ ही जुगाड़ से, तो अब देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो लाइन पता कैसे दिखेगी, अब ऐसे दिखेगी, क्योंकि ये लाइन क्या है, जैसे ये लाइन है और इस पॉइंट से हटेगा तो वैसे वैसे पॉइंट खिसकते खिसकते यहाँ की ओर आएगा कि नहीं आएगा। इस लाइन को समझो, ये लाइन है और ये लाइन जब नीचे की ओर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसी के रास्ते से होके आएगा, यहाँ पहुंचेगा लौट के, तो जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ की ओर आएगा, ऐसे घूमते 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 ये लाइन का टर्न होते 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 यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा मिल जाएगी। दिमाग लगाया, यही करना था यहाँ पे, तो हम यही करने वाले हैं, समझो ध्यान से। अब एक्चुअली हम यही करने वाले हैं, हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें एक बिंदु पे निकालना है और एक बिंदु पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि क्यों खिसकते खिसकते अगर कहाँ पहुंच जाए, P पे पहुंच जाए, तो एक्चुअल में ये जो लाइन है, ये लाइन अब नई वाली लाइन हमको दिखने लगेगी। कौन सी लाइन दिखने लगेगी, जो कि केवल यहां से टच करके जाए, ऐसे लाइन चेंज हो जाएगी और ये वाली लाइन का हमें टेंजेंट मिल जाएगा, इस वाली लाइन का टेंजेंट मिल जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि ये पॉइंट खिसकते खिसकते यहां से अगर यहाँ पहुंच गया तो अब हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अभी भी जो ट्रिक मैंने सिखाया वहां से आप समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो यही करना है एक्चुअल में। क्या करना है, हम बोलेंगे कि हमारा टारगेट है कि पॉइंट Q को खिसकाओ और कहां पहुंचा दो, टेंड, इसको बोलते हैं टेंड टू। तो Q को खिसका के Q टेंड कर जाए कहां को, P को। खिसकाते खिसकाते अगर P को पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो बड़े बड़े से गैप है धीरे 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 छोटे होने लगेंगे, होते होते खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो डेल्टा है ये धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, और छोटा होने का मतलब डेल्टा बदल जाएगा D में। डेल्टा मतलब बड़ा अंतराल और D मतलब छोटा सा अंतराल, मतलब बहुत ज्यादा छोटा अंतराल, जिसे आप कह सकते हो कि जीरो की ओर टेंड कर रहा है। तो आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये मुद्दा हो जाएगा यहाँ पे। और क्या होगा, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट के बीच ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे, मतलब ये गैप धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होने होते होते खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो यच है, यच धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कहूंगा क्या कि मैं यच खत्म होने का मतलब यच टेंड करेगा जीरो को। तो इसी चीज को रीसेट करते हैं दोबारा से, तो अब हमको कैसा दिखने लगेगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बीच में, ये फालतू ही लिखा है, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, आप लिख लिए होंगे वैसे, और नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन को आगे पीछे करके वीडियो को, तो समझिएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीसेट करना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यार अब ये अगर यच टेंड करे जीरो को तो इसे सेट कैसे किया जाता है। तो अब ये बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा D, तो लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, ये तो है ही है भाई, लेकिन अब हमको पता है यच टेंड कर रहा है जीरो को, तो जीरो यहां रखना, तो ये तो डू नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखा जाता है कि समझ में आए, इसे लिखा जाता है लिमिट
एच टेंड टू जीरो। आपने लिमिट पढ़ा होगा तो लिमिट में आपको पता होगा कि अगर कोई चीज जीरो की ओर अग्रसर हो, कोई चीज जीरो को पहुंचना चाहती है, मतलब वहां पे लिमिट लग जाता है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और बाकी पूरा का पूरा सिस्टम जैसे लिखा वैसे लिख दो। क्या हो जाएगा तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, और ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यही सूत्र आपको याद रहना चाहिए दोस्त। इसी से सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र यही है। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के सूत्र का निगमन किया है अभी कि कहां से आता वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे से समझाया है, और अगर कोशिश की होंगे आप तो कोई सा भी बच्चा सीख जाएगा, इसे इतना आराम से समझाया है। ठीक है, फाइनली तो हमने निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा, तो ये क्या निकल आया? अब यही डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, इस वाली लाइन का स्लोप आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। और कभी निकालना होगा क्योंकि हमें एक बिंदु का फार्मूला नहीं पता होता था, दो बिंदु का पता होता था कि दो बिंदु का स्लोप निकालना हो तो लिखते थे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। लेकिन अब एक बिंदु के लिए भी निकल आया फार्मूला, वो ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इससे निकाल लेंगे। क्लियर है मुद्दा? बढ़िया। तो ये तो था सिंपल सी बात जो मैंने सिखा दी। इसी को एक और रूप में लिखते हैं, हालांकि वो भी लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको ये ना रहे कि कुछ छूट गया। कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, सब रेडी करेंगे अच्छे से। तो इसको स्क्रीन को रोको और कॉपी कर लो, थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं। ठीक है, देखो दोस्त, इसी को कुछ लोग ऐसे सेट कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ लोग ऐसे सेट कर देते हैं, कुछ लोग क्या आप भी कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं, सोच के बताना। ये वाई एक्सिस, ये हमारा कर्व है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं दूरी यहां से यहां तक की x है तो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स। समझ में ही आ रहा होगा आप तो, वैसे सेम टू सेम पिछला वाला लिख रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारा x कॉमा एफ एक्स, और मैं बोलूं इस बार उधर न जाके इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओगे तो यहां पहुंचोगे। तो अगर यहां पहुंचोगे तो अब ये पॉइंट क्या बनेगा? यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी बनेगी? ये हो जाएगी पूरी x में से h निकाल दो तो ये हो जाएगा x माइनस एच। ये दूरी हो जाएगी x माइनस एच। तो अगर x माइनस एच होगी तो ये पॉइंट क्या मिलेगा हमको? f x माइनस एच मिलेगा। क्लियर है? तो ये नया बिंदु मिल गया हमको x माइनस एच और f x माइनस एच। चलिए ठीक है। तो अगर अब इस केस में आपको स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे, वही लिखोगे भाई, ये y2 माइनस y1 कहाँ गया? यहाँ लिखा नहीं मैंने ना, लिख देता हूं x माइनस एच f x माइनस एच, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दो। तो y2 कितनी है? एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन x2 माइनस x1, बोले तो x माइनस एच, ये बन जाएगा। और ये बन जाएगा आपका क्या? डेल्टा y बाई डेल्टा x। और अगर dy बाई डी एक्स लिखना हो तो आप समझ ही गए होंगे वही करना है क्या? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये क्या बन जाएगा? देखो भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस x, और ये देखो लिख दे रहा हूं मैं, माइनस अंदर भेज रहा हूं तो ये प्लस h हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो ऊपर बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच अपान नीचे बचेगा h। लेकिन आपके बुक में ये कैसे लिखा हुआ है? आपकी बुक में ऐसा कर दिया इसने, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान, तो जो माइनस निकाला हूं मैं बाहर उसको नीचे वाले को दे रहा हूं, ये नीचे आ गया। तो आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी कभी जरूरत ही नहीं लूंगा मैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस बता दिया कहां से आया। बेसिकली हम किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं? हम हमेशा यूज करेंगे dy बाई डी एक्स। अगर प्रथम विधि से अवकलन करने के लिए आ गया, सवाल में बोलेगा, अगर बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आ गया ये, तो बोलेगा वो पर्सनली कि प्रथम विधि से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमको पता लगेगा कि फर्स्ट से करना है कि दूसरे वाले से करना है, जो दूसरा भी सीखेंगे आगे। IIT वाले बच्चों के लिए तो ये अभी कह सकते हैं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि क्या है उनको अगर बोर्ड नहीं देना है, बोर्ड देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड नहीं देना तो केवल सूत्र याद रहे, बस फटाफट सवाल लग जाता है। ठीक है, तो अभी सूत्र पे हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में। खैर, तो हमें फार्मूला कौन सा याद रखना है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच।
ये वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो इसमें माइनस माइनस का लोचा नहीं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है ना। प्रूफ जो होगा इससे वही इससे भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम यही याद रखें, प्रूफ तो ये करना ही करना है, तो आसान लगता है ये, क्योंकि पॉजिटिव वाला हम ज्यादा याद रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव वाला हमें याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमको फर्स्ट प्रिंसिपल का हमने प्रूफ निकाल लिया। ठीक है, स्क्रीन को पोस्ट कर ले, इसे कॉपी कर ले। अब मैं बताने चल रहा हूं कि इसके जो अपने डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इससे, वो सीखते हैं। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसे, एक एक बारी बारी से करते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, या सबका कर लेते हैं, टेक्नोमेट्रिकल क्या स्पेशल थोड़ी ना है, सबका एक साथ करते चलते हैं ना। कुछ मत लिखो, आप तो लिख लो बस डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, सारे फार्मूलों का निगमन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला हम करते हैं इसका, कर ले सबसे पहले। चलिए मान लीजिए सबसे पहले e की पावर x का करते हैं, और साथ साथ में मैं कुछ 11 के टॉपिक बताता रहूंगा, वो भी आप दिमाग में रोकेंगे क्योंकि लिमिट की जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली, देख ही रहे हो आप, है ना। तो लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट में साथ में सिखाता रहूंगा, वो आप साइड में लिखते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे। ठीक है ना, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम प्रूफ करने वाले, अगर दे दिया जाए f(x) इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है f डैश x इक्वल टू e की पावर x ही होता है। सर ये डैश x क्या है, हाँ तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये नोट डाल के आपको लिखना है कि देखो ध्यान से भैया, अगर बोले कोई आपको फंक्शन दे दिया गया, कोई फलन दे दिया गया y इज इक्वल टू fx, और इसका अवकलन करो, आप डिफरेंशिएशन करो, तो आप ऐसे लिखोगे, बताना पड़ेगा कि सवाल में ये भी बोलेगा कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो जैसे अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब कैसे लिखेंगे इसे, इसका प्रतीक क्या है डिफरेंशिएशन का, ऐसे लिखा जाता है dd ऑफ dx, ये इसका प्रतीक है, ये लिखा जाता है। और करना किसका, y का, मतलब दोनों तरफ करना पड़ेगा हमको, तो यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल टू dd ऑफ dx fx। जो कुछ जानकारियां बता रहा हूं ये दिमाग में रोकना है दोस्त। तो इसे क्या लिखा जाता है, चाहे ऐसे लिखा रहने दो और चाहे इसे आप ऐसे लिख दो f डैश x, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो इतना बड़ा सा लिखने से अच्छा है ये छोटा सा लिख दो आप f डैश x, डैश एक बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार अवकलन हुआ है। ठीक है, मैं बोलूँ नहीं इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा से, तो अगर दोबारा से करोगे तो जानते हो कैसे लिखोगे इसे, dd ऑफ dx, किसका, अब इस बार इसका करना है, पहली बार x का y का किए थे तो यहाँ पे y लिखे थे, लेकिन अब क्या किसका करने जा रहे हो, इस पूरे का करने जा रहे हो, तो यहाँ पे यही लिखोगे आप dy बाई dx, समझते जाओ, ये लिखोगे इज इक्वल टू, अब इस बार इसका इधर लिखोगे आप dd ऑफ dx f डैश x। तो इसे आप और क्या लिख सकते हो, ध्यान समझना, इसे आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ था, जब दोबारा होगा तो ये dy बाई dx नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर, मतलब ऊपर जो है d पे स्क्वायर लग जाता है और नीचे x पे स्क्वायर लग जाता है, तो ये हो गया मतलब आपकी दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अभी एक डैश था ना, अब अगर दो डैश लगा दोगे तो ये कहने का मतलब हो जाएगा कि दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर बोला जाए कि तीन बार डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन बार डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया, जगह होगी शायद नीचे, हाँ दिख रहा होगा तो नीचे लिख देता हूं मैं, तीन बार डिफरेंशिएशन का मतलब अगर हो गया तो आप लिखोगे यहाँ पे क्यूब आ जाएगा तीसरी बार करते समय, d क्यूब y अपान dx क्यूब, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे तीन बार ट्रिपल डैश x हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। अब अगर एक बार अवकलन करना होगा तो बस यही रुक जाना है, दो बार अगर डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ जाना है, और तीन बार करना है तो और बढ़ जाना है, और चार बार करना है तो उसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये इसका तरीका है डिफरेंशिएशन करने का। चलिए अब एक बात हमें समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन करना है तो इसका मतलब यहाँ पे f डैश एक बार लगाया डैश, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब करने का तरीका क्या है, चलो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं इसको। ये फार्मूला तो आपको याद रहना चाहिए, पहला फार्मूला ये है जो आपको रटा होना चाहिए। क्या रटा होना चाहिए कि अगर e की पावर x का अवकलन डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो e की पावर x ही रहता, बदलता नहीं है। करने का तरीका क्या है, अगर आप अभी भी सीखा आपने कि अवकलन f डैश x निकालना हो, अगर f डैश x बोले तो dy बाई dx निकालना हो अगर, तो आप क्या लिखते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h।
अब देखो क्या है, बीच में हम ब्रेक तो ले नहीं सकते हैं कि आपका एंटरटेनमेंट हो जाए क्योंकि क्या है ना, क्लास तो है नहीं, यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा कवर हो जाए उतना अच्छा है। तो बोर मत होइएगा यार, मस्ती से पढ़ते रहिए। अगर थक जाइए, क्योंकि इतनी जल्दी थकना भी ठीक नहीं है, आप 12th क्लास में हो, तो थकिए तो ना ही, मेरा तो यही कहने का मतलब है। तो अगर थक जाइए तो वीडियो देखते देखते आप थोड़ा बाहर भी टहल आइए, ठीक है, सब समझते रहिए, टहल भी लीजिए। खैर बेहतर तो यही है कि आप जितना ज्यादा अपना स्टेमिना बना लें, स्टेमिना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्यूचर। खैर देखो, हाँ जो समझ गए कमेंट कर सकते हैं, समझ गए। खैर देखते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई हमें एफ एक्स तो पता है, एफ एक्स पता है e की पावर एफ, लेकिन एफ एक्स प्लस एच नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे? एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा हमारा e की पावर एक्स प्लस एच, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जहां पे x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x प्लस एच, यहाँ पे लिख दूं मैं x प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस एच। अब सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो बेसिकली आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x बाई h, ठीक है। ओके, तो ये स्क्रीन को पोस्ट करके कॉपी कर लीजिए, मिटाऊंगा ताकि इसी में पूरा हो जाए एक बार में पूरा डेरिवेशन। आप समझो दोस्त, ठीक है, लिख दिया फार्मूला, बढ़िया है। अब एक काम करो, हमको एक बचपन में सीखा था, क्या सीखा था? पावर को रूल लिखा था, अगर लिख दिया जाए a की पावर b प्लस सी, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर p, a की पावर v मल्टीप्लाई a की पावर c। ये सीखा होगा ना, अगर दोनों संख्याएं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जो भी दिया होगा ना, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। e की पावर x प्लस एच है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर h लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर h, और माइनस e की पावर h तो है ही है, सॉरी e की पावर x है ही है, अपॉन h, समझते जाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे e की पावर x कॉमन हो जाएगा और बचेगा e की पावर h माइनस 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां 1 बचता है, और यहाँ से e की घात x निकलेगा तो सिर्फ e की पावर h बचेगा, और नीचे h है ही। और अगर आपको ध्यान हो तो एक फार्मूला होता है लिमिट का, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो ध्यान होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक फार्मूला क्या है कि अगर लिखा हो लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पे लिख दिया जाए e की पावर x माइनस 1 अपान x, ये लिखा हो अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1 होती है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दिमाग में याद कर लेना है। बताया ना मैंने आपके जो 11th के टॉपिक हैं उनका जो फार्मूला आएगा मैं बीच बीच में लिखता रहूंगा, वो आप अब से याद करो, क्योंकि एक एक फार्मूला याद करते करते बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे, एक चैप्टर निकलते निकलते ही काफी फार्मूले आ जाएंगे। ऐसे 2-3 चैप्टर मिल पढ़ेंगे ना तो 11th के बहुत सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो जब आप 11th दोबारा उठा के देखोगे ना तो आपको सब लगेगा कि हाँ तो मेरे को पहले से मालूम है। तो ये पहला फार्मूला है, तो आप इसे याद रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो ध्यान देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये दिस दिया गया है e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, मतलब जहां जहां x है वहां h हो गया, तो फर्क क्या पड़ता है, इसकी वैल्यू कितनी रहनी है? 1 ही रहनी है, मतलब h की वैल्यू पुट किया बन गया 1, तो अब इसका काम खत्म, क्योंकि वैल्यू तो पुट ही कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट हटा देते हैं, उसके बाद भी लिमिट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या बन जाएगा, ये बचा e की पावर x, इसको ऐसे लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई ये पूरा क्या बन गया 1, ये 1 हो गया, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एफ एक्स की वैल्यू थी e की पावर x, वही एफ डैश एक्स की वैल्यू ही है कि e की पावर x ही है। मल्टीप्लाई में 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। स्क्रीन को पोस्ट करें, इसे कॉपी करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं दोस्त, अगला प्रूफ करके देखते हैं। ऐसे मैं सारे बता सकता हूं, पर आप भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें से आप देख के आराम से लगा सकते हैं। बेसिकली अब तो इसके बाद मुझे सीधे फार्मूला लिख देना चाहिए सारा, लेकिन ठीक है 2-3 और बता देता हूं मैं, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, ठीक है। ये प्रथम सिद्धांत है दोस्त। अब सुनो, अगर आपको दे दे दूसरा कि एफ एक्स बराबर, अब ले लेता हूं मैं साइन एक्स ले लूं क्या, चलो साइन एक्स ले लेता हूं। साइन एक्स अगर दे दे तो एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। चाहे एफ डैश एक्स बोलूं और चाहे डीवाई बाई डी एक्स बोलूं, एक ही बात है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि एफ डैश एक्स क्या बार बार लिख रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि एफ डैश एक्स लिखा जाए चाहे डीवाई बाई डी एक्स लिखा जाए, दोनों एक ही बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में अब ये नया फार्मूला अपने को याद हो करना है, दूसरा फार्मूला। पहला तो मैंने लिख दिया, दूसरा हालांकि भी सारे फार्मूले एक साथ लिखूंगा, पर चलो पहले सीख तो लेते हैं। देखो दोस्त,
हमको निकालना है एफ डैश एक्स, और फार्मूला भी हमने सीखा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। भाई यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस एच आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच। मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, साइन एक्स प्लस एच। दिमाग लगाओ, साइन एक्स प्लस एच, जैसे पिछला वाला हुआ था वैसे वैसे होगा, माइनस एफ एक्स की वैल्यू में दी साइन एक्स, ठीक है ना, अपान नीचे ये 6 है। अगर इसको अगर आपको याद हो तो आपने फार्मूले का सारा जितना फार्मूला है 10th में त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारे फार्मूले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके याद कर लो अच्छे से अगर नहीं याद है तो। और बाकी अगर नहीं याद करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, नुकसान तुम्हें करेगा, पर याद कर लो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, बीच में जो फार्मूला आएगा वो मैं साथ में लिख दूंगा, अभी मत याद करो लेकिन आगे याद जरूर कर लेना। अभी तो बीच में ये नहीं कि ये वीडियो रोक के चले जाओ तुम याद करने लगो पहले किताब पढ़ेंगे, नहीं, बीच में जो आएगा वो मैं बताता रहूंगा। लेकिन जैसे आपको टाइम मिले जाके वो वीडियो अच्छे से देख लो और याद कर लो, कम से कम लिख लो अच्छे से, 2-3 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ध्यान देखो, साइन एक्स प्लस एच जैसे दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम साइन ए प्लस बी का, जो कि हमने 10th क्लास में भी सीखते थे, पर अब 11th में उठ के आ गया है ये। तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे माइनस लग जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। एक फार्मूला और लिख दे रहा हूं, हो सकता है काम दे आपको, कॉस ए माइनस बी अगर लिखा हो तो ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मैंने 4 फार्मूले लिख दिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मतलब एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे साइन ए कॉस बी, वही वाला फार्मूला रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स मतलब साइन ए कॉस एच साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी तो साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ये फार्मूला अप्लाई किया और कुछ खास नहीं किया है, और माइनस साइन एक्स है वो भी लिख दो अपॉन एच। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी साइन एक्स है और इसमें ये तो साइन एक्स ही है, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन हो रहा है, तो प्यार से निकाल लो। तो जब निकल के आएगा बाहर तो ऐसा दिखेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स ले लिया कॉमन आपने, यहां बचेगा कॉस एच और वहां कुछ नहीं तो 1 बचेगा, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बचता है, और प्लस यहां क्या बचा है कॉस एक्स साइन एच, और पूरे के बटे में एच तो ही है, बढ़िया। अब फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स जो आ जाएगा दोस्त, वो कितना आएगा, ध्यान से सोचो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, इस एच को ब्रेक कर दो, इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी आएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो बन जाएगा साइन एक्स कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच, इसके नीचे आ गया, और फिर क्या प्लस कॉस एक्स साइन एच बाई एच, ठीक है, ये पूरा आ गया, ऐसा कुछ बन गया। अब अगर आपको 2 फार्मूले में एक साथ बताऊंगा, मालूम थे तो बढ़िया, नहीं मालूम थे तो अब याद कर लो दोस्त। यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं कि फार्मूला क्या होता है कि अगर दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब जो एक्स यहाँ पे वही एक्स यहाँ पे, और एक्स टेंड कर रहा हूं 0 को तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, अगर ऐसे दिया हो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस एच माइनस 1 बाई एच, तो कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर दिया हो तो इसकी वैल्यू होती है 0। ये लिमिट का फार्मूला है। अभी तक 3 फार्मूले हम लोग निपट चुके हैं ना, याद रहना चाहिए अच्छे से दोस्त। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो एक्चुअल में अब ये जो बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एक्स माइनस 1 बाई एच, क्योंकि एच 0 को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, एक्स 0 को टेंड कर रहा था तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, तो ये 0 बन रहा था, मतलब वो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, और 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता, मतलब ये पार्ट तो पूरा खत्म होने वाला है, हाँ ये पार्ट पूरा खत्म होने वाला है। लेकिन ये बचा है, यहाँ ध्यान दो, साइन एच बाई एच, एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच,
और साइन एच बाई एच, देखो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है अगर ये एक्सटेंड कर रहा हो 0 को, तो यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा है 0 को, तो ये तो बन जाएगा 1। फार्मूला समझ में आना चाहिए, जिसको मालूम था बढ़िया, जिसको नहीं मालूम था उसको भी पता चल गया। तो ये तो पूरा पार्ट खत्म, ये बन गया 1। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने बताया अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, इसका काम खत्म हो गया। और अगर इसका काम खत्म हो गया क्योंकि वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो इसका काम खत्म। तो बचा कौन, सिर्फ cos x बचा। कहने का मतलब एफ डैश एक्स बराबर क्या बचा, अब हमें बचा पर्सनली एफ डैश एक्स इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ cos x। तो वही तो ऊपर लिखा है, ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स आपका साइन एक्स है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। चलिए स्क्रीन को पोस्ट करिए, इसको कॉपी करिए, एक ठोर करवाता हूं मैं, कर देता हूं यार, है ना, 2-4 कर देता हूं ताकि क्या आपका दिमाग अच्छे से खुल जाए एक बार। और जो फार्मूले में लिख दे रहा हूं उसका यूज करना आना चाहिए दोस्त। अब देखो मजा आएगा, धीरे धीरे क्या हम लोग काम की बातें सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा और अच्छा मिलेगा जो आगे मिलने वाला है प्रूफ। अगला देखो ध्यान से, अगर आपको दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन ले लेते इस बार, नहीं अभी साइन ही हुआ है ना, केवल कॉस लेते इस बार। कॉस एक्स का अगर दे दिया जाए आपको, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या मिल जाएगा दोस्त आपको, तो एफ डैश एक्स जो हमारा आएगा ना वो आ जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ करने का वही सिंपल सा फंडा है। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, दिमाग लगाना। अगर मुझे एफ डैश एक्स लिखना है तो लिखूंगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, लेकिन ये एक्स है, इसके साथ एच भी होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे एक्स प्लस एच डालूंगा तो यहाँ पे भी एक्स प्लस डालना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब तो ये दिया ये कॉस एक्स। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, क्योंकि 2-2 बार हो गया, अब इतना ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। अपान एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको एक फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो अगर इसको सी मानू इसको डी मानू तो कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा कुछ बन रहा है। और इसका फार्मूला आपने बचपन में सीखा है, -2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी माइनस डी बाई 2। कुछ बच्चे इसको ऐसे सीखे रहते हैं कि 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पे उल्टा सीखे रहते हैं। मतलब उल्टा क्या, ये माइनस अंदर भेज देते हैं, इसको दे देते तो इसमें डी आगे आ जाता, सी पीछे हो जाता, बस इतना ही। तो चाहे आप ऐसे याद रखो चाहे ऐसे, तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी लाके यहाँ पे डाल दो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों हैं एक ही, अलग अलग नहीं है। तो हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो लिखेंगे क्या, -2 टाइम साइन सी प्लस डी, बोले तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। देख लो सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, क्लियर है, बहुत सुंदर। और अपान पूरे के बेटे में तो अच्छा ही है। अब अगर ध्यान से सोचो दोस्त, तो ये बन गया अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा -2 टाइम साइन, देखो एक्स 2x, तो बन जाएगा 2x प्लस एच बाई 2 है, तो 2 इसके नीचे भी ब्रेक हो जाएगा, 2 इसके नीचे भी ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये 2 ब्रेक हो जाएगा ना, ये x 2x बनेगा, उसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई साइन x कैंसिल आउट हो गया, h बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। और अपान नीचे क्या है, h बचा है। तो अभी भी हमने सीखा है कि अगर इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये एक्चुअल में हमारा अभी जो फार्मूला हमने सीखा था, क्या सीखा था कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ध्यान से, अगर तो ये लिखा है x मान लो इसको, अगर तो भी क्या x ही तो लिखा है, h बाई 2 सेम टू सेम, और ये टेंड कर रहा है 0 को। देखो यहाँ पे इसको h को 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, h के 0 रखोगे तो भी पूरा 0 बन जाएगा, मतलब साइन यहाँ पे 0 और बट्टे में 0, और ये देखो सब कुछ 0 बन रहा है ना, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। यहाँ समझना दोस्त, यहाँ पे देखो साइन 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ पे रखोगे 0 बनेगा, मतलब साइन 0 और अपान 0 दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वही चीज यहाँ पे भी बन रहा है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दिया है तो अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो एफ डैश एक्स आ रहा है दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस, और ये देखो यहाँ से यहाँ पे एच रखोगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये हो गया 0 खत्म, बचा सिर्फ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो ये हमारा निकला एफ डैश एक्स, सिंपल पता चल गया ना, माइनस साइन एक्स, क्लियर है। चलिए स्क्रीन को पोस्ट करिए, इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनो दोस्त, अगला देखते हैं और कर लेते हैं एक दो, क्यों उगने की जरूरत थोड़ी ना है।
सीख लेते हैं, फिर एक साथ अभी सारे फार्मूले मैं लिख ही दूंगा पहले, लेकिन सीख लेते हैं, ठीक है दोस्त। अगला देखो ध्यान से, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का देख लेते हैं। टेन का कि अगर आपको दे दिया एफ एक्स इजिकल टू टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन का होता है तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन कॉस हो गया, टेन की बाई इस बार सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको कैसे करेंगे? वही चीज, अब डायरेक्ट लिखने की आदत डाल रहा हूं दोस्त। लिमिट एफ डैश एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। यहां पे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स सिर्फ दिया है ना, अगर यहाँ पे एक्स प्लस एच डालू तो यहाँ भी एक्स प्लस एच हो जाएगा, तो वैल्यू में मिल जाएगी डायरेक्टली किसकी? एफ एक्स प्लस एच की। क्या मिल जाएगी? टेन एक्स प्लस एच, हाँ, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? टेन एक्स है बाई एच, क्लियर है ना? हाँ। और अगर आपको पता हो तो ये मालूम है साइन थीटा बराबर हो, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे लाके पुट कर दो सारा फटाफट से, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अप्लाई दिस अपॉन एच। वो कर दो भाई, वो इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से कर दो, और जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में एक तो मानते ही हैं। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा अपना? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान समझना, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, बीच में क्या माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस एच, मतलब लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, ठीक है, बढ़िया। और अब नीचे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच। अच्छा क्या होगा? हमको पता अगर ये डिवाइड में है ना, अच्छा समझ लो यहाँ पे कि अगर दे दिया जाए ए अपान बी बटे एक्स अपान वाई, तो इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? इसको लिखते हैं ए अपान बी, जो कोई डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आता है ना तो पलट जाता है, तो ये वाई बाई एक्स हो जाता है। ये फंडामेंटल रूल है जो हम बचपन में सीखते हैं, जिसको नहीं मालूम था मालूम चल जाना चाहिए। तो ये पलट जाएगा, तो एच बाई वन है तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वन बाई एच, मतलब एच कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्लियर? हाँ, आप सुनो, तो ये क्या बन गया? अभी अभी लिखा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्या क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लगा दो भाई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, लिख दो भाई। तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए कितना अपना एक्स प्लस एच है, माइनस बी कितना एक्स है, हो गया खत्म। नीचे क्या बचा है? एच कॉस एक्स प्लस एच, सारी वैल्यू पुट कर दिया, हो गया। यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ध्यान से देखो, बचेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर बचेगा साइन एच, और नीचे क्या बचेगा? पूरा का पूरा सिस्टम एच कॉस एक्स प्लस एच और साइन कॉस एक्स, ये बचेगा। अब ध्यान से देखो दोस्त, अगर मैं एच की वैल्यू पुट करूं इसमें, तो अभी भी देखा देखा सा लग रहा है ये क्या? साइन एक्स बाई एक्स टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू होती है वन, दो बार लिख चुका हूं मैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन, दो बार लिख चुका हूं। और नीचे क्या है? यहाँ पे जब एच की वैल्यू वन जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एच क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बेसिकली वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट हट जाता है, तो लिमिट गया हट, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, और नीचे क्या बन गया? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर कॉस बटे में हो तो ऊपर आगे क्या बन जाता है? सेक बन जाता है, मालूम होगा त्रिकोणमिति का फार्मूला, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया? एफ डैश एक्स, ठीक है दोस्त, यही तो प्रूफ करना था। देखो सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है? तो ये फार्मूला ये भी हमारा रेडी हो गया। और आगे बढ़ते हैं, और है, रुके रहो, ये सब बोर्ड में आ सकते हैं दोस्त, है ना, तो इसलिए आप रेडी किए रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से तैयार रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लिया करिएगा हमेशा, ठीक है? नोट्स रेडी रहना चाहिए, लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान दो, अब बात कर लेते हैं, कौन हो गया? 10 हो गया, कॉट की देख लेते हैं, कॉट
कॉट, मतलब अगर ले लूं मैं एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब कैसे प्रूफ होगा, अब थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है वही रिपीट, तो थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। तो जो हमारा एफ डैश एक्स है ना दोस्त, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच मतलब यहाँ पे एक्स प्लस एच डालो तो यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, हो जाएगा कॉट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स मतलब कॉट एक्स बाई एच। फिर वही चीज हमको पता है क्या कि अगर दिया हो कॉट थीटा तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो वही यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, किसी के आगे लिख देता हूँ जगह अभी जगह, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस अपान साइन कॉस एक्स प्लस एच बाई साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स बाई एच। केवल वैल्यूज पुट किए भी और कुछ किया नहीं है, वो फार्मूला लगा दिया है। ठीक है ना दोस्त, परेशानी की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताओ, चैट बॉक्स में उसका आंसर मिलता रहेगा, टेंशन मत लो, सारे प्रॉब्लम का आंसर चैट बॉक्स में मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप उसकी फोटो खींचिए और व्हाट्सअप कर दीजिए, उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप ध्यान सुनो, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से वही पुराना फंडा जो भी किए हम लोग। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा दोस्त, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच। और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों बटे में आ जाएगा और ये इसके बटे में एक है तो पलट जाएगा फिर से, तो एच साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स, ये बन जाएगा सारा का सारा। और हमको फिर से दिख रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी, रख दो भाई ये जगह, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस बी मतलब साइन एक्स माइनस एच, क्योंकि जब माइनस देखो ए ये रहा बी ये रहा और बी में जब माइनस जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहले से प्लस में है, तो जब ये दोनों माइनस में हो जाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। अब ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस एच, और जब माइनस बाहर निकल आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो साइन थीटा अगर माइनस साइन थीटा लिखा हो, ये चीज बहुत बच्चों को पता होती है, जिसको नहीं पता उसके लिए लिख दे रहा हूं, अगर माइनस साइन थीटा लिखा हो ना तो हो जाता है माइनस साइन थीटा, अगर थीटा के साथ में माइनस अंदर है तो बाहर आ जाता है ये, क्योंकि ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, tan भी विषम फलन होता है, कॉस, चलो ठीक है वो तो फंक्शन के साथ बता दूंगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि साइन थीटा में से माइनस बाहर निकल आता है, बस और कुछ नहीं, ज्यादा लोड मत लो, याद रहना चाहिए साथ में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एच बाई एच साइन एक्स प्लस एच, और हो जाएगा साइन सी। सब ठीक है, हाँ ठीक है, तो साइन सी नहीं साइन एक्स, ओके ओके ओके। अब ध्यान सुनो, और हमें पता ही है ये टेंड हमारा 0 कर रहा है, फिर से मिल गया भाई हमारा 1 वाला, देखो ध्यान से 1 फिर से मिल गया ना, और अगर 1 फिर से मिल गया और जब यहाँ पे एच डालोगे तो ये हो जाएगा 0 साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये बन जाएगा, मैंने बताया था वैल्यू पुट करने के बाद इसको लिखना बंद कर देते हैं, लिखना बंद करेंगे तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और अगर एक बटे में साइन हो तो वो बन जाता है कॉसेक, मतलब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर दोस्त, सिंपल सा आ गया अपना। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। एक आध और कर देता हूँ, है ना, सेक कॉसेक में से कोई एक कर देता हूँ, दूसरा वैसे ही वैसे होता है ना, कर लोगे आप, मैं जानता हूँ इतना होशियार तो हो ही गए हो, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, बता दूंगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है एक आध और कर लेते हैं। कॉपी करते रहना दोस्त, है ना, अच्छे से नोट्स बनता रहना चाहिए, बार बार नोट्स बनाने के लिए ताकत दे रहा हूँ ना, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप स्वयं पछताओगे रिवीजन करते समय। ऐसा नोट्स बनाओ कि फिर आगे झंझट ही ना रहे। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करवाने वाला हूँ। अगला देखो, अगर दे जाए एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स, इसका फार्मूला होता है सेक एक्स और ये हो जाता है tan एक्स। ये प्रूफ करते हैं, देखते हैं भाई। ऐसे कॉसेक का भी हो जाएगा, दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों में से दोनों तरीका एक ही है, थोड़ा सा क्या फार्मूले का हेरफेर रहता है, बाकी सब एक जैसे ही है। तब आपको ज्यादा इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। एक और कर दे रहा हूँ, ये आखिरी समझ लो, इसके बाद सारे रिजल्ट एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से,
अगर मैं बात करूं कि बोलोगे और कर दूंगा भाई, क्या करना है उसमें, लिमिट हमको निकालना है क्या, एफ डैश एक्स निकालना है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक जैसा ही लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा मुझे लगता है। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच मतलब सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स बाई एच, और अगर इसको मैं 1/, देखो पता होगा सबको, 1/cos x इजिकल टू होता है सेक एक्स, तो वही लगाने जा रहा हूँ। सेक लिखा हो तो उसे 1/cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सेक लिखा है इसे 1/cos लिख सकते हैं, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos x प्लस एच माइनस 1/cos x बाई एच, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, और जिसके बटन कुछ नहीं उसके बटन एक, तो ये भी पलट जाएगा, वही पुराना फंडा। हाँ ठीक है, तो हमारा जो एफ एक्स आने वाला है वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका इधर cos x माइनस cos x प्लस एच ना, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, बटे पलट जाएगा तो ये नीचे ही रहेगा, cos x प्लस एच। क्लियर है दोस्त? फिर यहाँ पे लग जाएगा cos c माइनस cos d का फार्मूला, जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 टाइम sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। अब चाहो तो ये माइनस अंदर भेज दो तो d माइनस c/2 हो जाएगा, कुछ बच्चे वैसे याद रखते हैं ना, इसलिए मैंने बोल दिया एक बार और। रख दो भाई, रख दो, काम खत्म है लगभग। मजा आ गया। देखिए ये जगह cos c माइनस cos d मतलब -2 टाइम sin c प्लस d/2 मतलब x प्लस h/2 इंटू sin c माइनस d/2 मतलब x माइनस, तो माइनस इसमें पूरे में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, भी माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस h/2 बाई h cos x प्लस h। अब ध्यान सुनना, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब सुनो यहाँ पे x से x क्या हो रहा है, 2x हो रहा है, तो इसी को थोड़ा सा रीसेट करता हूं मैं, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, ऐसे रहने दो प्यार से, साइन x 2x प्लस h 2x प्लस h बटे 2, तो 2 दोनों के नीचे तोड़ दो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इंटू साइन माइनस h/2, साइन माइनस h/2 अपॉन नीचे क्या है h है, हाँ ठीक है, h cos x प्लस h, h cos x प्लस h। अब वैल्यू तो पुट करना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और एक काम करता हूं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके साथ और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस से डिवाइड किया और ऊपर भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आप नोटिस करो तो वही बन गया ना, साइन x अपान x, देखो x मतलब h/2 और माइनस h/2, इसको भी x ही तो है ना यार, तो साइन x अपान x, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अभी भी सीखा था वही फार्मूला है, बस उसका थोड़ा सा रूप बदल रहा है, बस लगेगा तो फंडा वही। तो ये तो बन गया 1, अब ये यहाँ पे रखा तो 1 बन गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जब यहाँ पे 0 लाके डालोगे तो ये तो हो जाएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन x, यहाँ बचेगा सिर्फ साइन x, और नीचे क्या, ये 0 हो गया तो बचेगा सिर्फ cos x मल्टीप्लाई cos x, cos स्क्वायर x नीचे बचेगा। बेसिकली बचेगा क्या हमारा, ऊपर बचेगा साइन x, नीचे बचेगा cos x मल्टीप्लाई cos x, माइनस माइनस सब खत्म हो गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख लो, तो 1/cos बराबर होता है sec, मैंने वो लिखा भी है, होता है sec x, और साइन अपान cos तो tan, 2-3 बार लिख चुके हैं हम लोग, है ना, ये tan, तो हमारा क्या आ गया, ये f डैश x आ गया, ये तो प्रूफ करना था, sec x tan x। क्लियर? हाँ जी, और सेम टू सेम किसका होगा, cosec का भी होगा। कर दूं या कर लोगे, कर दूं, विचार से मतलब दिमाग में आ गया तो कर देता हूँ, सोचता हूँ, कर देना चाहिए क्या, कर लोगे क्या, कमेंट करके बताओ, कर पाओगे क्या, सेम टू सेम तो करना है यार, कमेंट करके बताइए कर पाएंगे क्या। फिर भी मैं बता देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए, ये ना रह जाए कुछ छूट गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, cosec x अगर दे दिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू cosec x cot x, वो भी माइनस में, है ना। इसका भी चलिए 23 से देख करूंगा थोड़ा सा ना, कर लेते हैं, सब भी प्रूफ कर लेते हैं भाई साहब। हमारा f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स प्लस डालोगे तो यहाँ भी एक्स प्लस डालना पड़ेगा, तो जगह कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना। कॉसेक बराबर 1 साइन होता है, कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, दुनिया को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे 1 साइन होगा, ये भी 1 साइन होगा, तो जाएगा 1 साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 साइन एक्स बाई एच, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, वही पलटने वाला सिस्टम कैसे लग जाएगा, इधर मल्टीप्लाई सॉल्व करके कर लेते हैं कुछ याद जल्दी से ना। तो हमारा जो एफ डैश एक्स आ जाएगा वो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच बाई यश तो पलट देखो, जब पलटेगा ये तो एच नीचे रहेगा, वन ऊपर रहेगा तो एच नीचे है, ठीक है। आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, हाँ जी ये सेट हो गया। अब हमको पता फिर से दिख रहा है यहाँ पे क्या, किसका फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। जी हाँ, दुनिया जानती है क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, फार्मूला मैंने लिख दिया, याद होना चाहिए दोस्त। लगाओ यहाँ पे, हो जाएगा लिमिट यश टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस एच, मतलब 2x प्लस एच बाई 2, तो 2 दोनों के नीचे तोड़ दो, बहुत सुंदर, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, जब माइनस यहाँ भी आएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा माइनस एच बाई 2, हाँ जी ठीक है बहुत सुंदर, अपान, थोड़ा दिमाग भी लगाओ दोस्त, क्योंकि बहुत बार एक ही चीज कर चुके हम लोग, साइन एक्स प्लस एच, बहुत सुंदर। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे माइनस एच बाई 2 बन रहा है, साइन में माइनस एच बाई 2 बन रहा है, यहाँ पे भी माइनस एच बाई 2 बनता तो काम मजा आता, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दिया, माइनस से ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया माइनस से, ये हो गया। तब हम ध्यान से देख रहे हैं, ये तो गया 1 बन गया, क्या बन गया 1, और बाकी जगह ये रख दो, यहाँ पे ये रखोगे 0 बनेगा, यहाँ ये रखोगे 0 बनेगा, खत्म। अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया जब वैल्यू पुट कर दो उसके बाद लिमिट नहीं लिखा जाता है, तो बचेगा क्या, ये 2 से 2 कट ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 2 कट गया, बचा यहाँ पे क्या -1, सॉरी माइनस लिख लो पहले, फिर क्या बचेगा cos, ये तो गया 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x cos x, ऊपर बचेगा cos x, नीचे क्या बचेगा sin x इंटू साइन x, क्योंकि x हो जाएगा 0, तो हो जाएगा sin x इंटू साइन x, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में अगर 1 लिखा तो 1 साइन क्या होता है, cos x होता है, तो माइनस cosec x, और cos अपान साइन क्या होता है, cot होता है, cot x, फिर प्रूफ हो गया, आया। तो मैंने 6 के 6 प्रूफ कर दिए दोस्त, कोई छोड़ा नहीं मैं, ध्यान रखना। एक और कर देता हूं लॉग का, उसके बाद जो है मैं सारे फार्मूले लिख दूंगा, ठीक है। स्क्रीन को पोस्ट करते हैं, लिखते रहें, थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको वो फंडा समझ में आ गया करना क्या है। मुझे तो लगता है फार्मूला भी अब तक रट ही गया होगा, ऐसे सब याद हो जाएगा, बस आप क्या है नोट्स बना लेना दोस्त, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाते हैं ना। हाँ कुछ चीजें हैं आपकी पर्सनल, वो नहीं भूलते आप, जानता हूं मैं, लेकिन जो पर्सनल नहीं है वो भूल जाओगे। पढ़ाई ऐसी चीज है कि दुनिया भूल जाती है ना। अभी हम लोग भी यार 6-7 महीने कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रह जाती है क्योंकि बार बार उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें क्या है ना रिवीजन करना पड़ता है, हर किसी को रिवीजन करना पड़ता है, और जो रिवीजन नहीं कर रहा वो भूलेगा, श्योर है, दिमाग है इंसान का तो ऐसे ही होता है। तो आप प्रॉपर रहिए, हमेशा अपडेट रहना जरूरी है, ठीक है। खैर तो हम बात करते हैं आगे। अब लास्ट एक और बता देता हूं मैं, किसका कर दूं, लॉग एक्स का भी कर दे रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कर दे दिया जाए लॉग ऑफ ए बेस एक्स, इसका करने के लिए बोल दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देना चाहता हूँ लॉग का ही, क्या कर दिया लॉग बी बेस ए, तो इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ बी अपान लॉग ऑफ ए, और बेस में आप जो यहाँ चाहो वही यहाँ पे रखना सकते हो, अगर यहाँ पे बेस ही रखना चाहते हो यहाँ पे भी बेस ही रख सकते हो। और एक और, अगर कहीं लिखा हो ln x तो इसका मतलब होता है log e बेस x, और इसका मतलब होता है इक्वल टू 2.303 log 10 बेस x। ये सारे फार्मूले हैं ना, रिलेशन सबको पता होना चाहिए, कहीं लिख लीजिएगा, याद रहना चाहिए, आगे काम आएगा। खैर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने पे आएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन दोस्त आता है f डैश x, पहले तो रिजल्ट याद कर लो 1/x log a या ln a, जो बोलना चाहो, log ही बोल दे रहा हूँ, log a, ln a बोल दोगे तो भी ठीक है, ये इसका रिजल्ट आता है। तो ये तो याद तो रखना ही रखना है, अभी देख लेते हैं, तो ऊपर नीचे होगा तो समझ जाएंगे अपने आप, लेकिन ये रिजल्ट इसी यहीं से भी आएगा कुछ हेल्प करके। करने का तरीका देखो, करने का तरीका क्या है,
वही तरीका एफ डैश एक्स। सबसे पहले इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं। आसान करने का मतलब क्या है कि मैं एफ एक्स को ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपान लॉग ए यहाँ पे आ जाएगा ना। और हमको पता है ये ए बी, ए नीचे रहता है, बी ऊपर रहता है, और बेस हम जो चाहे लगा सकते हैं। ई लगाना चाहिए, लगाए, एक्स वाई जेड जो भी लगाना चाहे वो ऊपर नीचे दोनों एक जैसा लगाना रहता है, ये फार्मूला में याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने ई लिखा है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है अगर बेस में ई हो तो एल एन भी लिख सकते हैं, उसको एल एन एक्स लिख सकते हैं, तो एल एन एक्स जैसा भी बन जाएगा। तो एक्चुअली हमें क्या, ये तो कांस्टेंट बन गया ना, इसमें जिसमें एक्स है वो तो फंक्शन में है, जिसमें एक्स नहीं वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं रहता अवकलन में। याद रखना कि कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ हो ना तो वो चुपचाप अकेले किनारे हो जाता है, बस सिर्फ फंक्शन का ही अवकलन होता है। अभी देखना आगे आएगा, ये अपने आप याद हो जाता है सबको, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, इत्मीनान से नोट्स बनाते रहो और वेट करो, भी बहुत कुछ अच्छे से ऐसे सीखने को मिलेगा, ये सब आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा करते करते सवाल ही। खैर पहले देखो, तो अगर इसका करना है तो क्या निकालना, हमको एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स अगर निकालना है तो कैसे लिखोगे दोस्त, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच आएगा, ये तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले को मैं बाहर निकालूंगा, रुको पहले लिख लेता हूँ, लॉग एक्स प्लस एच बेस में ही तो ही है अपान लॉग ई बेस ए माइनस लॉग एक्स अपान लॉग ई बेस ए अपान एच, दोनों के हर में है ये कॉमन निकल आएगा, कॉमन निकल के आएगा, कैसा बन जाएगा 1 अपान लॉग ए, और यहाँ बचेगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बन जाएगा लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। बेस में ई लगाया जाए या ना लगाया जाए, अगर कुछ भी नहीं लगाया बेस में, तो मैथमेटिक्स में अगर कहीं लॉग का यूज हो रहा है और बेस में कुछ नहीं लगा तो अपने आप समझ जाना कि ई लगा हुआ है। तो ये मत सोचना सर ई छोड़ दे रहे नहीं लगा रहे, तो वो लगा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, ई लगाएं या ना लगाएं। और नीचे क्या लिखेंगे भाई, नीचे तो हमारा ये अच्छा ही है, सब कुछ ठीक है। और आपको एक फार्मूला और पता होगा लॉग का, कौन सा कि अगर लिख दिया जाए लॉग यम बटे एन, तो इसका फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, याद होगा, जो ऊपर होता है वो आगे रहता है, जो नीचे होता है वो माइनस में पीछे चला जाता है, इस तरीके से। तो वही यहाँ पे लाइव रहा है, देखो यहाँ से लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जगह नहीं है क्या है तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा दोस्त, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, हाँ जी ठीक है, एच टेंड्स टू 0, सब टूट तो नहीं रहने, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग, अच्छा इसको भी तो लिखना है, लिख लो भैया, वो भी एक झंझट है साथ में, चलो अभी नीचे लिख लेंगे, लॉग एक्स प्लस एच बाई एक्स बटे, यस तो नहीं चाहिए पहले से, एक और क्या है अपना लॉग ए भी तो नहीं चाहिए, दिख रहा होगा, यो हाँ दिख रहा होगा, इज इक्वल टू ये एक्स इसके नीचे आएगा और ये हो जाएगा एच बाई एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, फिर से लिख लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके नीचे आएगा एक्स एक्स कट जाएगा, इसके नीचे आएगा एच बाई एक्स बन जाएगा लॉग ऑफ, सुनो ना ध्यान से, ये इसके नीचे आएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, ये तो बना ही बना, अपान नीचे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एच, फिर लिमिट का एक फार्मूला और यहाँ पे यूज पड़ेगा, तो मैं ये फार्मूला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हो, मैं ये वाला फार्मूला लिख लेता हूँ जो अब जरूरत है हमको। लिमिट का कौन सा फार्मूला जरूरत पड़ेगी हमको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ध्यान दो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको, 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यहाँ पे दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स बाई एक्स टाइप का कुछ करके दिख रहा होगा आपको, अभी बना देता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्त, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में लिख दो यक्स से डिवाइड किया तो एक से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अगर इसे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, लॉग 1 प्लस, ये पूरा अगर यक्स मानो, थोड़ी देख ले मानो, जूम करो, 1 प्लस यक्स बाई एक्स जैसा दिख रहा है कुछ ऐसा, और एक्स टेंड्स टू 0, तो देखो ना एक्स टेंड्स 0 कर रहा है तो ये 0 बन जाएगा पूरा, ये 0 बन जाएगा, हाँ बन तो रहा है वैसे की वैसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, है ना, इतना तो आराम से नहीं होता है, सब कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये पूरा बन गया 1, और 1 बनने के बाद अब ये जो बचे इसमें ये 6 ही नहीं कहीं, तो वैसे वैसे रह जाएंगे,
और मैंने बताया था इसको पुट करने के बाद लिमिट हटा देते हैं तो बचा क्या 1/x log ऑफ a। अब चाहे उसे ln नहीं बोलो चाहे log ऑफ a बोलो, बस चल जाएगा। प्रूफ हो गया ना। तो ये कुछ प्रूफ थे। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सारे कर सकते हैं यार, करने का तरीका सिंपल सा प्रोसेस है, कोई सा भी उठाओगे ऐसे कर डालोगे ना। थोड़े से आपको लिमिट के अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो कर डालोगे, और अगर नहीं आते हैं तो जब 11th के टॉपिक लिमिट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना तो वहां पे तो ये दोबारा से बताऊंगा तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। और बता रहा हूं मैं 12th के बच्चों को इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका सवाल आने का चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही बोर्ड में आने का बहुत ही कम है। लेकिन इसका फार्मूले का जो रिजल्ट है वो जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसके फार्मूले का रिजल्ट याद नहीं रहेगा ना, इसका मतलब ये होता है, इसके डिफरेंशिएशन ये होता है, अगर याद नहीं रहेगा ना तो इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है भाई साहब, कतई नहीं आने वाला, गारंटी है मेरी। तो इसलिए अगर आप याद रखोगे तभी इंटीग्रेशन आपको आएगा। फार्मूले सारे रटे होने चाहिए, तो इसलिए सारे फार्मूले रट जाएं, इसलिए मैं सारे फार्मूले एक साथ लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आप इसे 2-3 बार दवाई की जैसा लीजिएगा, सुबह शाम में याद हो जाएगा बस, है ना। मॉर्निंग और रात में सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद, या रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले, जब भी आपको लेना है ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा। सुनिएगा फार्मूले क्या क्या है। पहला फार्मूला, अगर आपको दे दिया जाए इसका अवकलन dd ऑफ dx e की पावर x, तो अभी भी हमने किया है, क्या होता है इसका, कुछ नहीं बदलता, e की पावर x ही रहता है। dd ऑफ dx मतलब अवकलन हो रहा है इसका। दूसरा फार्मूला dd ऑफ dx a की पावर x का अवकलन क्या होता है, इसका होता है a की पावर x ln a होता है। सारे फार्मूले याद रहने चाहिए। तीसरा फार्मूला dd ऑफ dx अगर लिख दिया जाए log ऑफ mod x, log ऑफ mod x, तो कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ मॉड लिखा तो यहाँ पे रिजल्ट में देखो अभी क्या हुआ था, ये बट्टे में आ गया था ना x, जो भी लिखा था ये बट्टे में आ गया था। तो ये मत सोचना कि बट्टे में आएगा तो मॉड से सही रहेगा, नहीं, सिर्फ बट्टे में x ही आएगा। यहाँ पे चाहे ये लिखा हो और चाहे ये लिखा हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। dd ऑफ dx log ऑफ x लिखा हो ना, सिर्फ x लिखा हो तो भी इसका रिजल्ट 1/x ही होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, 5वां देखो। अगर लिख दूं मैं dd ऑफ dx x की पावर n, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, x की पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है n x की पावर n -1। प्रूफ होने का सारा तरीका वही है जो भी मैंने प्रूफ करके बताया, पर रिजल्ट याद रहना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, रिजल्ट याद है मतलब आप तैयार हो इंटीग्रेशन सीखने के लिए और डिफरेंशिएशन भी पूरा ढंग से सीखने के लिए। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है चैप्टर में। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, और आगे बढ़ते हैं। छठा फार्मूला देखो, e की पावर x, हाँ कांस्टेंट का, अगर दे दिया जाए dd ऑफ dx, बोले तो कांस्टेंट, यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो 1 2 3 4 5 कोई संख्या हो सकती है, ABCD, वेरिएबल ना हो, x ना हो, x के सापेक्ष हो रहा है, अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो x ना हो चाहे जो हो तो कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, अगर दे दिया जाए अवकलन आप dd ऑफ dx sin x, तो अभी भी हमने लिखा sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। आगे बढ़ते हैं 8वां, लिखते जाओ साथ साथ, dd ऑफ dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। अगला 9वां, dd ऑफ dx sin cos tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, sec स्क्वायर x। सब याद करो, अभी हमने प्रूफ किया इसको, sec स्क्वायर x। और आगे बढ़ो 10वां, dd ऑफ dx tan हो गया cos tan sec का भी तो अभी हमने किया, sec का क्या हो जाएगा वो दोस्त, sec x tan x, अभी भी प्रूफ किया है, याद करो, ये सारे तो प्रूफ हो चुके हैं। अगला देखो कितना हो गया 10, 11 नंबर, dd ऑफ dx sec cos x का देखते हैं, sin cos tan cot छुटा भी, cot का भी देख लेते हैं, cot x का भी सीखा था हमने क्या, माइनस cos x स्क्वायर x 12 नंबर। अगर दे दे dd ऑफ dx cos x हो गया, हाँ नहीं बचा भी, cos x क्या हो जाएगा, माइनस cos x cot x। ठीक है, याद रहना चाहिए, ऐसे रिजल्ट सेम टू सेम याद रहना चाहिए। कॉपी करते रहो, मैं इधर मिटा रहा हूँ, उधर का कॉपी लिखते रहो, है ना। आप सुनो आगे का, और बच्चे हैं कुछ, उनको भी कर लेते हैं। वैसे कोई छूटेगा नहीं, अगर छूट भी गया तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो साथ में बताता ही रहूंगा, वैसे छूटेगा नहीं, कुछ टेंशन मत लो। यहाँ तक हो गया, साइन कॉस टेन कॉस से कॉस कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट का तो हो ही गया। नेक्स्ट देखो, dd ऑफ dx इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, इसका साइन इनवर्स x, इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगर करने के लिए आ जाए तो इसका होता है 1/√x
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डी डी ऑफ डी एक्स साइन हो गया कॉस इनवर्स एक्स का अगर आ जाए तो इसका हो जाता है, बस इसी के आगे देखो बहुत आसान है, साइन का अगर याद है कॉस वाला और आसान है, इसी के आगे माइनस लगा दो बस, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान। ठीक है, अगला देखो डी डी ऑफ डी एक्स कॉस हो गया टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ एक दूसरे से मैच करते रहते हैं इनकी क्वालिटी, कोई अलग नहीं है। और अगर आ जाए कॉट का डी डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाता है दोस्त, इसी टेन वाले के आगे माइनस लगा दो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे सुनो आगे, हाँ ठीक है, डी डी ऑफ डी एस सेक एक्स सेक इनवर्स एक्स का अगर निकालने के लिए आ जाए, किसका सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका क्या हो जाता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ते जाए, आप समझ ही रहे हो, सेक का ये आ गया तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इसी के आगे माइनस लग जाएगा, है ना, हाँ जी, इसी के आगे माइनस लग जाएगा, समझो, याद रखने का तरीका है सब। तो डी डी ऑफ डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स अगर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा -1 अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसे सारे रिजल्ट याद रहने चाहिए, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। लॉग का हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, आई होप सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, अब कुछ और कुछ कॉन्सेप्ट है उनको भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सुनना ध्यान से, कि अगर आगे कहीं आपको ऐसे दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू जी एक्स प्लस माइनस एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन करने के लिए आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस माइनस अगर लगाओ इन दोनों के बीच में ना, तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आप इसका अलग कर लो अवकलन, इसका अलग कर लो, ऐसे लिख लो, मतलब जी एक्स का अवकलन अगर मैं बोलूं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स है, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स है, तो आप ऐसे लिख दोगे, बस ये आंसर हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिमिट में होता है ना, दोनों अलग अलग कर दो फर्क नहीं पड़ता, वैसे यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर दे जाए y इक्वल टू के एफ एक्स, के यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, और अगर इस कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन भी है एक्स का, और इसका डिफरेंशिएशन करने की आ जाए, तो आपका जो dy बाई डी एक्स होगा ना, यहाँ समझना दोस्त, ये कांस्टेंट अवकलन से बाहर हो जाता है, इसके भी इस पे फर्क नहीं पड़ता। कब अकेला होता तो जीरो हो जाता, मैंने अभी भी सिखाया था स्टार्टिंग में आपको कि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका अवकलन जीरो हो जाता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में हो तो वो अकेले चुपचाप किनारे रहता है और दूसरे वाले का अवकलन हो जाता है। तो इसका अवकलन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा, डैश एक्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। के में कोई छेड़छाड़ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, काम खत्म, समझ में आया। लेकिन अगर अकेला होता तो अकेले होता तो इसका जीरो हो जाता, सिखाया था ना मैंने, कांस्टेंट का जीरो होता है। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो 1 2 3 हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सुनते जाओ ध्यान से। 2 और बच्चे हैं, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाने पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। सुनना दोस्तों, अगर दे दिया जाए y इज इक्वल टू 2 फंक्शन ऐसे एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए, अभी तक तो क्या, अगर साइन एक्स का दिया है तो कॉस एक्स लिख दोगे, कॉस एक्स का दिया तो माइनस साइन एक्स लिख दोगे, अलग अलग एक एक दिया जाए तो कर लोगे ना, लेकिन दो एक साथ में दे दिए जाए, मतलब साइन एक्स गुणे ln x ऐसे दे दिया तो कैसे करोगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला वाला वैसे पहले उतार दो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, डैश लगा दिया, डैश का मतलब एक बार अवकलन हो गया, सिखाया ना मैंने, एक बार अवकलन हो गया, अभी फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं, और प्लस अब एक बार दूसरा वाला वैसे लिख दो और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब एफ डैश एक्स कर दो। ये इसका सूत्र होता है, बहुत ही आसान सा सूत्र है, याद रहना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सूत्र, अगर दे दीजिए y इज इक्वल टू, इसके सॉल्व कर लें क्या, जैसे दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स ln x, अगर दे दिया ln x मतलब log x, ऐसे दे दिया, इसी हो गया ना, मल्टीप्लाई वाला आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले पहला वाला वैसे लिख दो, साइन एक्स वैसे लिख दो, और फिर ln x का, अभी भी मैंने बताया आपको कि ln x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, हाँ समझ में आया। फिर प्लस अब दूसरा वाला वैसे लिख दो ln x, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। हो गया, यही आंसर हो गया आपका, कितना सिंपल था ना, एक लाइन में आंसर आ गया। अगला फार्मूला देखते हैं, इधर मिटाऊंगा तो बताऊंगा, कॉपी करते चलो साथ साथ में, चाहे स्क्रीन को पोस्ट करके फिर कॉपी कर लिया करो, जैसे आपको बेटर लगे, लेकिन नोट्स बनना चाहिए। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आपसे 1.5 घंटे लग सकता है उसे देखने में, कोई बात नहीं, लेकिन थको नहीं दोस्त, क्योंकि समझ लो अगर अभी थक गए ना तो आगे जो समय आने वाला उसमें कितना भगा के कोर्स खत्म किया जाएगा, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा।
तो क्योंकि अब कब स्टार्ट हो दोबारा से क्लास कोई पक्का भरोसा नहीं, अभी कब लॉकडाउन कितना बढ़ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो फोकस करके पढ़ते रहिए, इसी में होशियारी है। और जो सब सिखा ही रहा हूँ यार, कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, बल्कि बोल ही रहा हूँ, मैं सब कुछ बेसिक से लेके पूरा IIT लेवल तक सिखाऊंगा। तो सब आना ही आना है, आप बस क्या करो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। 1.5 घंटे क्लास, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास ले रहे हो तो उसके अलावा 2-3 घंटे और बैठ के अच्छे से रिवीजन कर लो और 2-4-10 सवाल लगा लो। अब जो भी, अगर सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की बुक लगा लो, अगर IIT की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी पहले बोर्ड की लगाओ और फिर IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाओ। बाकी तो मैं करवाऊंगा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT के, तो उसका टेंशन है ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें और लास्ट फार्मूला, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए y = fx अपॉन gx, अगर ये दे दिया गया, मल्टीप्लाई में हो गया डिवाइड में, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, dy/dx = रूल। फार्मूले याद रहने चाहिए, बता रहा हूं मैं, रट लेना दिमाग में अच्छे से, फार्मूला फीड कर लेना। प्रूफ होता है इसका, लेकिन प्रूफ से ज्यादा जरूरी है फार्मूला याद रहना, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं आने वाला है, मैं बता रहा हूं ना, कोई चांस नहीं है। आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए, रिजल्ट से सीधे सवाल बनने के लिए आएगा। क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं देगा कि इसको प्रूफ करके होता ना, कतई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये आना चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले नीचे वाला ऐसे लिख दो एज इट इज gx, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन f'(x) मतलब एक बार अवकलन हो गया, माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे लिख दो। याद रखना, इसमें नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला पहले, फिर ऊपर वाले का अवकलन माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, फिर नीचे वाले का अवकलन, और फिर बटे नीचे जो लिखा है ना उसका स्क्वायर, ये हो जाता है पूरा का पूरा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका, इस फार्मूले का मतलब। इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि दिमाग खुल जाए। जैसे आपको यही ले लेते हैं, चलो जैसे आपको दे दिया गया y = sin x अपॉन ln x, इसका सवाल दे दिया गया आपको, तो आप dy/dx क्या लिखोगे, ध्यान देखना, dy/dx = पहले नीचे वाला सेम लिखो ln x, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, सिखा दिया मैंने, cos x माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज लिखो sin x, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहां हो जाएगा 1/x बटे नीचे वाले का स्क्वायर मतलब ln x का स्क्वायर, बस फार्मूला अप्लाई करो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला ही बता दिया, अप्लाई करना भी बता दिया, इस तरीके से सारे फार्मूले कवर हो गए। ठीक है, अच्छा सुनो, एक चीज और बता दूं मैं, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सारे फार्मूले कवर हो गए, कुछ छूटा नहीं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, तब जो है हम आगे बढ़ते हैं। थकना मना है, थके नहीं। सुनना, एक और चीज है, बहुत खास है, बहुत ही खास है, सुनना। अगर आपको ऐसा कुछ दे दे कि y = sin t, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कैसे करोगे जानते हो, लिखोगे dy/dx, यहाँ पे t क्या है, बोलेगा t भी वेरिएबल है, t किसी ना किसी तरीके से x पे डिपेंड करता है, ऐसा बता देगा वो। ठीक है, तो इसका कैसे करोगे आप, dy/dx = sin x का तो क्या लिखोगे आप, cos x ही लिखोगे, मतलब cos t, x था तो x, t था तो t। फिर अब ये मत भूलना कि ये छूट गया, अब इसका भी करना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे dt/dx, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा, कंप्लीट अवकलन होगा इसका, मतलब साइन का तो किया, उसके बाद t का भी करना पड़ेगा। करते तो तब भी थे हम कि अगर ऐसे लिखा हो y = sin x केवल, तो इसका अगर x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर करना हो तो करते तो तब भी थे, हम ऐसे ही करते थे। कैसे देखना, जहां से dy/dx = sin x का cos x, और फिर x का dx/dx, लेकिन ये dx से dx कट गया, बचा 1, तो चाहे 1 यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, बस बन जाता था cos x × 1 लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं देते थे हम। लेकिन होता है, जरूर ध्यान रखना कि अगर कुछ और आ जाएगा तो वो लिखना पड़ेगा dt/dx। क्लियर? तो एक चीज और बता दूं, इसी के ऊपर क्या फार्मूले टाइप का बना देता हूं मैं, इसको कॉपी कर लो, लिख लो, फिर फार्मूले टाइप का बना देता हूं, उसे आप फार्मूला समझो, चाहे ऐसे बोल सकते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं उसे, चेन रूल। कैसे, सुनना ध्यान से, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। जैसे दे दिया जाए y = f(gx) या gt, ऐसा दे दिया, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करोगे समझना, ये हर जगह लगेगा, पूरे चैप्टर में लगेगा, और ये है ऐसा फार्मूला है जिससे सवाल 1 लाइन 2 लाइन में लग जाता है। कैसे करोगे, देखो, लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है और t कहीं ना कहीं से x पे डिपेंड करता होगा, वो अपने आप बता देगा कि t प्राचल्य ऐसा बोल देगा, या तो अपने आप जान जाओ तुम कि x पे डिपेंड कर रहा है। अगर कांस्टेंट है तो बोल देगा यार, कि अगर t कांस्टेंट है तो वो बता देगा,
नहीं तो ये भी बता देगा कि टी यक्स पे निर्भर करता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब सवाल आएगा तो अभी आपको दिखेगा ही। अब करने का तरीका देखो, लिखोगे आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आप इसका अवकलन करोगे, तो इसका अवकलन क्या होगा, एफ का अवकलन, इसको पूरे को यक्स जैसा मानो, क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स हो जाता है, एफ डैश एक्स, एक्स मतलब जी टी, ठीक है ना, हो गया इसका। अब अंदर आ जाओ, अब जी पे पहुंच गए तुम, इसके बाद इस पे आ जाओगे, मल्टीप्लाई लगाओ, गुणा ही लगाना है, डिवाइडेड मत कर देना, चाहे जैसा दिया आपको मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर ये जी लिखा है ना, अब जी का अवकलन, तो जी टी लिखा है, तो जी एक्स जैसा मानो, कैसा मानो, जी एक्स जैसा, और जी एक्स का अवकलन क्या होता है, जी डैश एक्स हो जाता है, और एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, टी लिखा है, हो गया इसका। और फिर इसका एफ का हो गया, जी का हो गया, टी की बारी है, टी का क्या लिखोगे, डी टी बाई डी एक्स, ये इसका जो है बेसिकली फार्मूला है। इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, तुरंत काम हो जाए। एग्जाम्पल समझो, अगर आपसे बोल दिया जाए y इज इक्वल टू, मैं दे देता हूं log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स, इसका अगर अवकलन करने के लिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि सवाल तो भी बहुत सारे करने, एक बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसका अवकलन करने के लिए बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमको पता है अगर log हो तो पूरा नीचे उतर आता है, तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, ये तो हो गया log का अवकलन। फिर log के बाद अब साइन पे आ जाओगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, मल्टीप्लाई लगाना, देख लो मैंने कहा मल्टीप्लाई लगाते चले जाना। अब साइन एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, साइन एक्स का अवकलन लिखोगे cos एक्स, हो गया। और फिर अब क्या क्या में से यक्स, यक्स का अवकलन क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी एक्स, तो हमको पता है तो कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो एक्चुअली हमारा क्या बन गया, ये cos एक्स अपान साइन एक्स, और cos एक्स अपान साइन एक्स क्या होता है, cot एक्स होता है, तो बेसिकली आंसर हमारा ये आने वाला है। तो दोस्त सारे फार्मूले हमने कवर कर लिए, और डेरिवेशन भी कैसे किया जाता है फर्स्ट मेथड से वो मैंने बता दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से समझा दिया है। अब अगर आप अपने दिमाग का 5% भी, 5 क्या 95% से ज्यादा काम मैंने कर दिया है, अब आपको 4-5% काम करना है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब सिखा दिया है। तो देखो प्रथम विधि से अगर आपको फार्मूला याद करना आ गया है, बनाना आ गया है, तब तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो भी डाउट हो मुझे बताओ व्हाट्सअप करके, उसको बताऊंगा। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए सारे के सारे फार्मूले जो मैंने सिखाए, फार्मूले रटे होने चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि सवाल अब इंटीग्रेशन सीखोगे तो भी, या डिफरेंशिएशन का जो अब आगे पढ़ने वाले हम लोग अच्छे अच्छे सवाल लगाने वाले, उनमें इन्हीं फार्मूलों का यूज पड़ेगा बस, और कोई ज्यादा पछड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से रेडी कर लें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो बताते रहे, चैट बॉक्स में बताते रहे, उसका सोल्यूशन तो मैं बोलता ही रहूंगा, बहुत सारे बच्चों को मिल भी रहा होगा सोल्यूशन, जो भी चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।